चलिए भैया, तो नीट पीजी में बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए केवल नो नॉनसेंस चीज ही पढ़ना है अब। तो आज एक स्पेशल चीज लेकर आए हैं अपन आरआरआर में, दैट इज रैपिड रिकॉल रिवीजन। इसमें अपन क्या करते हैं, सारे सब्जेक्ट के कंबाइंड इंटीग्रेटेड पीवाईक्यूज और पीवाईटी सॉल्व करते हैं। तो आज मैं जो आपके लिए लेकर आया हूं वो ये है कि आज अपन सारे सब्जेक्ट की एंडोक्रिनोलॉजी पढ़ेंगे। आपको आज के बाद अगर आपकी अगली आने वाली नीट पीजी एग्जाम में एंडोक्रिनोलॉजी से 5 या 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 5, 10 से 12 क्वेश्चन भी लगभग आप मान के चलिए कि आपके 40 नंबर इस वाले वीडियो से कवर होकर जा रहे हैं। आपको ये स्लाइड मैं पहले दिखा रहा हूं क्योंकि आप यही चीज आखिरी में जरूर बोलेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। क्या आप सबसे पहले हाइपोथैलेमस को देखो। हाइपोथैलेमस के आपके फिजियोलॉजी से क्या सवाल पूछते हैं। जो जीएनआरएच होता है आपका, उसका पल्सेटाइल सिक्रीशन होता है और अल्टीमेटली वो क्या बढ़ाता है, एलएच और एफएसएच बढ़ाता है। तो अगर जीएनआरएच का कंटिन्यूअस सिक्रीशन हो तो वो क्या करता है, वो गोनाडोट्रोफिन के रिलीज को इनहिबिट करता है। तो इसको आप किस में यूज कर सकते हो, इसको प्रोस्टेट कार्सिनोमा में यूज कर सकते हो। मतलब कंटिन्यूअस जीएनआरएच आपको देना है, उसको आप किसको इस्तेमाल कर सकते हो, प्रोस्टेट कार्सिनोमा में इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे दूसरी चीज याद रखो कि डोपामिन क्या करता है, प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करता है। तो इसलिए प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करने के लिए आपको डोपामिन एगोनिस्ट देना पड़ेंगे। तो मतलब प्रोलैक्टिनोमा में आप डोपामिन एगोनिस्ट दे सकते हो। और कौन से एगोनिस्ट आप यूजुअली प्रेफर करते हो, कैबरगोलिन, ब्रोमोक्रिप्टिन। तो ब्रोमोक्रिप्टिन इज यूज्ड फॉर हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया। ऐसे ही होता है सोमैटोस्टेटिन। जो सोमैटोस्टेटिन होता है वो जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच, इंसुलिन, ग्लूकागॉन सबको रोकता है। इसलिए आपको उसको ही सोमैटोस्टेटिन पे भी सवाल आ जाते हैं। तो सोमैटोस्टेटिन को और क्या बोलते हैं, उस पर सवाल आता है। तो सोमैटोस्टेटिन को और क्या बोला जाता है भैया, उसको बोला जाता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। इस पे पहले एक बार सवाल पूछा गया था, याद रखो। ऐसे ही जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो किसके थ्रू एक्ट करता है, ये बार बार पूछा गया है, मैंने लिखा है। तो ग्रोथ हार्मोन एक्ट्स वाया जैक स्ट्रेट पाथवे, ये आपको पता रखना है। और क्या चीजें होती है भैया, अब आ जाता थायराइड हार्मोन से हाइपोथैलेमस से। जो T3 होता है वो T3 एक्टिव फॉर्म होता है और T4 मेजर सर्कुलेटिंग फॉर्म होता है। तो जो यूजुअली T4 होता है वो बाद में पेरिफेरी में जाकर T3 में कन्वर्ट हो जाता है। और T3 में जो कन्वर्ट होता है वो किस एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट होता है, इस पे भी सवाल पूछा गया है। तो इट कन्वर्ट्स थ्रू 5 प्राइम डीआयोडीनेज। ऐसे ही ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो स्लीप के दौरान बढ़ता है और एक्सरसाइज के दौरान भी बढ़ता है। और ओबेसिटी में ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ओबेसिटी में ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता है। एक बार ये सवाल पूछा गया था। वापस थायराइड हार्मोन पे आओ आप। मैंने बताया आपको T3 मेजर फॉर्म है और T3 T4 के थ्रू कन्वर्ट होता है पेरिफेरी में थ्रू डीआयोडीनेज। ऐसे ही एक चीज याद रखो कि जो थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन होता है T3 T4 उससे जुड़े हुए होते हैं। थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन किसमें बढ़ता है, इस पर सवाल पूछ लिया था। तो थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन इंक्रीजेस इन प्रेगनेंसी एंड ओसीपीज और इट डिक्रीजेस इन लिवर डिजीज एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये याद रखना। तो इसका उल्टा हो जाएगा आपका इफेक्ट थायराइड पे। दो इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजी से इफेक्ट होते हैं जो बार बार पूछे गए हैं आपसे, वो है वुल्फ-चेकॉफ इफेक्ट और जॉर्ज-बेस्डो इफेक्ट। वुल्फ-चेकॉफ का मतलब क्या होता है कि जब आयोडीन बढ़ता है वो नॉर्मली आपके नेचुरल थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस को रोक देता है। तो आयोडीन एक्सिस इनहिबिटिंग थायराइड हार्मोन सिंथेसिस इज वुल्फ-चेकॉफ इफेक्ट और जॉर्ज-बेस्डो इफेक्ट इसका उल्टा। तो इसको कैसे याद रखोगे भैया, जब आयोडीन बढ़ जाता है तो वो नॉर्मल सिंथेसिस आयरन को कहता है चल निकल, मतलब चेकऑफ, वुल्फ-चेकॉफ इफेक्ट, चल निकल। तो आयोडीन नॉर्मल, जब आयोडीन एक्सिस होता है तो इट इनहिबिट नॉर्मल सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। और इसका जस्ट उल्टा क्या है, जॉर्ज-बेस्डो इफेक्ट। ये आपको दो चीजें पता रखना है, शायद एक सवाल आ सकता है। अब आते हैं अपन इंसुलिन पे। इंसुलिन का जो रिसेप्टर होता है वो कौन सा होता है, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर होता है और इट एक्ट्स वाया ऑटोफॉस्फोराइलेशन। ये आपको पता रखना है। एक और चीज पता रखना है कि जो इंसुलिन होता है वो इंसुलिन किस पे एक्ट करता है, GLUT4 पे एक्ट करता है। इंसुलिन को निकालने के लिए कौन सा ग्लूट होता है, इंसुलिन को निकालने के लिए GLUT2 होता है। मतलब पेनक्रियाज में GLUT2 होता है, वहां से इंसुलिन निकलता है, वो GLUT4 पे एक्ट करता है। और GLUT4 कहां पे प्रेजेंट होगा भैया, ऑफ कोर्स मसल और एडिपोज टिश्यू पे एक्ट होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आज पे पूछी गई है कि अगर मान लीजिए एक मरीज को ओरल ग्लूकोज दिया जाए और आईवी ग्लूकोज दिया जाए तो कौन सा वाला ज्यादा अच्छा है, तो ओरल ग्लूकोज इज मोर प्रिफर्ड देन आईवी ग्लूकोज। व्हाई, क्योंकि ओरल ग्लूकोज पे इफेक्ट होगा किसका, इंक्रेटिन इफेक्ट होगा। और किसका किसका इफेक्ट होगा, जीएलपी का और जीआईपी का। ऐसे ग्लूकागॉन की एक चीज पता रखना है कि ग्लूकागॉन एक्ट्स वाया व्हिच जी प्रोटीन, जीएस, इट एक्ट थ्रू इंक्रीज ऑफ साइक्लिक एएमपी और इसका जो फंक्शन होगा ऑफ कोर्स इंसुलिन से अपोजिट होता है। ऐसे ही पेनक्रेटिक हार्मोन में एक और चीज क्या है, सोमैटोस्टेटिन है। सोमैटोस्टेटिन का क्या होता है, सोमैटोस्टेटिन इट इनहिबिट्स इंसुलिन ग्लूकागॉन एंड इट सिक्रेटेड बाय व्हिच सेल, एक बार सवाल पूछा गया था। तो इट सिक्रेटेड बाय डेल्टा सेल। ऐसे एड्रेनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर होती है, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलाटा और रेटिकुलरिस। इसको कैसे याद रखोगे कि इससे क्या क्या निकलता है, जीएफआर। 3 लेयर होती है, जीएफआर, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलाटा और रेटिकुलरिस। ग्लोमेरुलोसा से क्या निकलता है भैया, सॉल्ट निकलता है। फेसिकुलाटा से क्या निकलता है, शुगर निकलती है। और रेटिकुलाटा से क्या निकलता है, सेक्स हार्मोन्स निकलते हैं। कैसे याद रखोगे इसको, शुगर जैसे ही आदमी मरीज खाता है तो आदमी क्या हो जाता है, फैटी हो जाता है, मोटा हो जाता है। इसलिए शुगर इज फ्रॉम एफ, दैट इज फेसिकुलाटा। दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक सॉल्ट, उसमें आपको क्या रखना है,
ग्लोमेरुलोसा से क्या निकलता है, सॉल्ट। या आपको तीन चीजें मेजर आपको पता रखना है, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से जीएफआर निकलता है, बहुत कॉमन निमोनिक है। ऐसे होता है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला क्या करता है, इट कन्वर्ट्स नॉरएपिनेफ्रिन टू एपिनेफ्रिन। और कैटेकोलामिन सिंथेसिस कहां से होती है, एक बार इसमें सवाल पूछ लिया था, तो कैटेकोलामिन सिंथेसिस जो होती है टायरोसिन से होती है। अब आते हैं अपन कैल्शियम होम्योस्टेसिस पे। कैल्शियम होम्योस्टेसिस पे बार बार सवाल पूछे गए हैं, फ्रॉम फिजियोलॉजी टू मेडिसिन, सब कुछ कैल्शियम होम्योस्टेसिस का इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम का क्या पता रखोगे, कैल्शियम होम्योस्टेसिस में जो पीटीएच होता है, वो पैराथायरॉइड हार्मोन का काम क्या होता है, कैल्शियम को बढ़ाना और फॉस्फेट को कम करना। ऐसे ही विटामिन डी का काम क्या होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों को एब्जॉर्ब करवाना, ये दोनों का काम बढ़ाता है। पर अगर उसका जस्ट उल्टा काम है पीटीएच का, पीटीएच क्या करता है, कैल्शियम को बढ़ाता है और फॉस्फेट को कम करता है। ये पता रखना है, विटामिन डी दोनों को बढ़ाएगा, पर पैराथायरॉइड हार्मोन कैल्शियम को ही बढ़ाता है सिर्फ। ऐसे ही कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्सिटोनिन इनहिबिट करता है ऑस्टियोक्लास्ट को, और अल्टीमेटली क्या करता है, सीरम कैल्शियम को कम करता है। ये आपको पता रखना है। ऐसे ही आ जाते हैं सी पेप्टाइड पे। सी पेप्टाइड प्रेजेंट कहां पे होता है, एंडोजीनस इंसुलिन पे। मान लीजिए एक सवाल पूछ लिया था कि मैंने आपको एक्सोजीनियस इंसुलिन दिया, तो क्या उसमें सी पेप्टाइड निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो उसमें सी पेप्टाइड नहीं निकलता, इट इज एब्सेंट इन एक्सोजीनियस इंसुलिन। ये आपको पता रखना है। ऐसे एक और चीज पता रखोगे कि जो आपका थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन होता है, वो किसमें बढ़ता और घटता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, तो वो आपको पता रखना है। ये अपन ने फिजियोलॉजी का पूरा एंडोक्राइन खत्म कर दिया। आपको फिजियोलॉजी में एंडोक्राइन से और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपका यहाँ पे एंडोक्रिनोलॉजी खत्म हुआ, एक सब्जेक्ट आपका खत्म हो गया। अब जंप कर जाओ दूसरे सब्जेक्ट पे। एनाटॉमी से क्या क्या पूछा जा सकता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या पूछते हैं भैया, कि आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो कहाँ लाया करती है, कहाँ बैठी हुई होती है, वो सेला टर्सिका में होती है, स्फेनोइड बोन के। उसके बाद उसमें क्या क्या होता है, इट डिराइव्ड फ्रॉम टू सोर्सेस। कौन कौन से दो सोर्सेस हैं, एक है रेथकेस पाउच दैट इज एक्टोडर्म, और एक न्यूरोएक्टोडर्म, दो चीजों से होती है। और इसी रेथकेस पाउच का अगर रेमिनेंट रह गया तो वो आपसे बार बार सवाल पूछा जाता है। जो आपकी पिट्यूटरी है वो एंटीरियर एडेनोहाइपोसिस है और पोस्टीरियर एडेनोहाइपोसिस है, ये आपको पता रखना है। उसके बाद जो पिट्यूटरी स्टॉक होता है उसी को अपन इन्फेंटिबुलम कहते हैं। उसका काम क्या होता है, इट कनेक्ट्स हाइपोथैलेमस टू पिट्यूटरी। ब्लड सप्लाई ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत बार पूछा गया है, आपको पता रखना है। क्या याद रखोगे, इट इज सप्लाइड बाय सुपीरियर प्लस इंफीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरीज। ये पता नहीं रखना है, पता क्या रखना है कि इट इज सप्लाइड बाय इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो पिट्यूटरी इज सप्लाइड बाय व्हिच आर्टरी, इट इज सप्लाइड बाय इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इतना पता रखना है बस। थायराइड ग्लैंड में क्या पता रखोगे भैया, थायराइड ग्लैंड जो है उसका जो इस्थमस है, वो इस्थमस कौन सी ट्रेकियल रिंग्स पे लाई करता है, इस पे सवाल पूछ लेते हैं वो, तो इट लाइज ओवर सेकंड टू फोर्थ ट्रेकियल रिंग्स, ये पता रखना है। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी से एक सवाल पूछते हैं थायराइड में कि डेवलप्स फ्रॉम व्हाट, इट डेवलप्स फ्रॉम थायरोग्लोसल डक्ट दैट इज फोरामेन सीकम। उसमें क्या होता है, इट माइग्रेट्स फ्रॉम द बेस ऑफ टंग टू इट्स फाइनल पोजीशन, तो फोरामेन सीकम फ्रॉम टंग टू इट माइग्रेट्स टू दी, जहां पे उसकी नॉर्मल लोकेशन है वहां तक आता है। उसके बाद ब्लड सप्लाई और वेन सप्लाई, और साथ साथ में नर्व सप्लाई। थायराइड ये तीनों चीजों को इंप्लाई करती है और तीनों चीजों पे सवाल पूछते हैं आपसे। ब्लड सप्लाई क्या है भैया, इसको सप्लाई करती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी विच इज द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और इंफीरियर थायराइड आर्टरी विच इज द ब्रांच ऑफ थायरोसर्वाइकल ट्रंक। ये मेजरली जो बोल्ड चीजें हैं, बोल्ड चीजें पहले पूछी गई हैं बहुत बार, इसलिए मैंने इसको बोल्ड कर रखा है, याद रखना है। थायराइड का सप्लाई क्या है भैया, सप्लाई बाय सुपीरियर थायराइड आर्टरी विच इज द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और इंफीरियर थायराइड आर्टरी विच इज द ब्रांच ऑफ थायरोसर्वाइकल ट्रंक। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता रखना है। ऐसे जो वेन्स होती हैं वो सुपीरियर, इंफीरियर और मिडिल थायराइड वेन्स होती हैं। नर्व वेरी इंपॉर्टेंट, थायराइड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नर्व की थायराइड की सर्जरी कर रहे हैं, कौन सी नर्व इंजर हो जाती है, बार बार सवाल पूछा गया है। ये जो नर्व पास में होती है थायराइड ग्लैंड के, वो होती है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। किसके पास में होती है, लिगामेंट ऑफ बेरी के पास में होती है। इसलिए पीवाईक्यू का बहुत मेजर इंपॉर्टेंट सवाल है कि थायराइड सर्जरी करते करते कौन सी नर्व मोस्ट कॉमनली इंजर्ड हो जाती है, तो वो है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, आपको पता होना चाहिए ये। उसके बाद अपन आते हैं पैराथायराइड ग्लैंड पे। यूजुअली पैराथायराइड ग्लैंड चार होती हैं, उसमें एक चीज पता रखना है आपको, जो सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड होती है, एनाटॉमी से क्या पता रखोगे, जो सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड होती है वो फोर्थ फेरेंजियल पाउच से आती है, और जो इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड होती है वो थर्ड फेरेंजियल पाउच से आती है। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है तो इसलिए बार बार आता है। आर्टेरियल सप्लाई क्या है पैराथायराइड ग्लैंड का, इंफीरियर थायराइड आर्टरी है। यह पता रखना है कि आर्टेरियल सप्लाई ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड इज इंफीरियर थायराइड आर्टरी, आपको पता रखना है। उसके बाद क्या पता रखोगे, ये पता क्यों रखना है, पैराथायराइडेक्टमी का क्वेश्चन दे देंगे कि पैराथायराइडेक्टमी हो गई तो उसमें आपको कौन सी नर्व पहले दूर, अगर इंफीरियर काटना है, सुपीरियर थायराइड काटना है, तो कौन सी आर्टरी अपने ग्लैंड के पास में काटेंगे कि ग्लैंड के दूर काटेंगे, ये बार बार सवाल पूछा गया है, याद रखना। उसके बाद एडिनल ग्लैंड्स पे आते हैं अपन। एडिनल ग्लैंड में क्या पता रखोगे भैया, एडिनल ग्लैंड में सिर्फ इतना पता रखना है, जो कॉर्टेक्स होता है वो मेसोडर्म से आता है, पर जो मेडुला होता है वो न्यूरल क्रेस्ट सेल से आता है। जैसे ही मैंने आपको यहाँ पे न्यूरल क्रेस्ट सेल्स बोला, आपका दिमाग चले जाना चाहिए कि एक डर्मा से भी क्वेश्चन आता है कि जो मेलेनोसाइट्स होते हैं वो भी कहां से डिराइव होते हैं, न्यूरल क्रेस्ट सेल से होते हैं। जो सी सेल्स ऑफ थायराइड होते हैं वो भी कहां से डिराइव होते हैं, वो न्यूरल क्रेस्ट से डिराइव होते हैं। कॉर्टेक्स क्या रिलीज करता है, स्टेरॉइड रिलीज करता है। मेडुला क्या रिलीज करता है,
कैटेकोलामिन रिलीज करता है। इसके भी आपका ब्लड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे थायराइड का ब्लड सप्लाई इंपॉर्टेंट था, इसके भी ब्लड सप्लाई में क्या है, सुपीरियर आर्टरी है। सुपीरियर आर्टरी कहां से आती है, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी से आती है। मिडिल कहां से आती है, एओर्टा से आती है। और इंफीरियर आर्टरी कहां से आती है, तो रीनल आर्टरी से आती है। ये क्लासिक ट्राई हो पीवाईक्यू का बार बार पूछा गया है। एक थायराइड और एक एड्रिनल, दो का आर्टेरियल सप्लाई आपको पता होना चाहिए, आपके सारे सवाल बन जाएंगे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट वीनस सप्लाई होता है एड्रिनल का, जिसकी फोटो आपको दे देते हैं कि राइट साइड वाला वीनस सप्लाई कहां ड्रेन होता है भैया, इंफीरियर वेना केवा में होता है, और लेफ्ट वाला कहां होता है, लेफ्ट रीनल वेन में होता है। तो लेफ्ट वाला इज टू लेफ्ट रीनल वेन, पर राइट साइड वाला कहां होता है, डायरेक्ट अपने आईबीसी में होता है, इंफीरियर वेना केवा में होता है। ये बार बार पहले सवाल पूछा गया था, ये फोटो भी दे रखी थी। अब अपन आ जाते हैं अगली चीज पर। पेनक्रियाज में क्या पता रखोगे भैया, पेनक्रियाज में होता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स, कहां प्रेजेंट होता है वो, टेल ऑफ पेनक्रियाज में प्रेजेंट होता है, ये पता रखना है। उसके बाद कौन सा सेल कौन सा हार्मोन निकालता है, जो अल्फा सेल होता है वो ग्लूकेगॉन निकालता है, जो बीटा सेल होता है वो इंसुलिन निकालता है, और जो डेल्टा सेल होता है वो सोमेटोस्टेटिन निकालता है। ये तीनों चीज पे बार बार सवाल पूछे गए हैं, कैसे याद रखोगे भैया, AGBD2 मैंने ऐसे याद रखा था अपने समय पे, AGBD2 इज अ निमोनिक फॉर इट। कैसे याद रखोगे, अल्फा सेल इज फॉर ग्लूकेगॉन, बीटा सेल इज फॉर इंसुलिन एंड डेल्टा सेल इज फॉर सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन का O इज फॉर सोमेटोस्टेटिन, ऐसे याद रख सकते हो आप। उसके बाद पीनल ग्लैंड में क्या पता रखना है कि पीनल ग्लैंड कहां प्रेजेंट होती है, तो भैया एपिथेलेमस में प्रेजेंट होती है। कहां से डिराइव हुई है, तो न्यूरोएक्टोडर्म से डिराइव हुई है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बार बार पता रखना है। और इसका कैल्सिफिकेशन कब होता है, इट्स कैल्सिफिकेशन अकर्स आफ्टर द प्यूबर्टी व्हिच इज सीन ऑन व्हाट, व्हिच इज सीन ऑन एक्सरे। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें पता रखना है। अब यहां पर आपने फिजियोलॉजी भी खत्म कर दी, एनाटॉमी भी खत्म कर दी। अब बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, और कमेंट बॉक्स में लिखने के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट पे जंप कर जाओ। क्या दूसरे सब्जेक्ट पे जंप करना है अपने को देखना है कि मार्कर्स कौन कौन से एंडोक्रिनम में बार बार आपसे पूछे जाते हैं। अगर TSH बड़ा है और T3 T4 कम है, मतलब क्या है, आपके मरीज को हाइपोथायरॉइडिज्म है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ थायराइड डिसऑर्डर कौन सा है भैया, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ थायराइड डिसऑर्डर इज हाशिमोटो थायराइडाइटिस। आपको और चीज पता रखना है कि प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म क्या है, हाइपोथायराइडिज्म का एग्जांपल कौन सा है जो आपको पूछा जाता है बार बार, वो है ग्रेव्स डिजीज। ऐसे ही HbA1c बड़ा होता है, तो HbA1c इज अ मार्कर ऑफ क्रॉनिक हाइपरग्लाइसेमिया। ये आपको पता रखना है। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लैब वैल्यू आपको पता रखना है। ऐसे ही इंसुलिन की बायोकेमिस्ट्री पे और क्या सवाल पूछ लेते हैं। मैंने आपको बताया कि जो सी पेप्टाइड होता है वो एंडोजीनस इंसुलिन के साथ निकलता है, एक्सोजीनस इंसुलिन के साथ नहीं निकलता है, ये आपको पता रखना है। उसके बाद होता है ग्लूकेगॉन, इसकी एक्टिविटी कैसे होती है, इस ग्लूकेगॉन की एक्टिविटी मैंने फिजियोलॉजी में ही बताया था कि ग्लूकेगॉन की एक्टिविटी जो होती है वो इंसुलिन के जस्ट अपोजिट होती है, और इट एक्ट्स वाया व्हाट, इट एक्ट्स वाया साइक्लिक AMP, ये आपको पता रखना है। ऐसे थायराइड हार्मोन पे आ जाओ। थायराइड हार्मोन पे आपको क्या क्या सवाल पूछना है कि थायराइड हार्मोन पे, थायराइड की जो ग्लैंड होती है उस पे एक सिम्पोर्टर होता है, वो सिम्पोर्टर का नाम होता है सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। ये आपको पता रखना है, जो आयोडीन अपटेक के काम में आता है। और मैंने आपको बता ही दिया था पहले कि 5 प्राइम आयोडीनेज का काम होता है T4 को T3 में पेरिफेरी में कन्वर्ट करना। और ये 5 प्राइम डीआयोडीनेज को इनहिबिट कौन करता है, प्रोपाइल थायोरेसिल और बीटा ब्लॉकर्स। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन व्हाट, इट इज यूज्ड इन हाइपरथायराइडिज्म, ये आपको पता रखना है। उसके बाद विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी के सिंथेसिस कहां से चालू होता है भैया, चमड़ी से चालू होता है, फिर उसका एक फॉर्म लिवर में बनता है, और अल्टीमेटली उसका एक्टिव फॉर्म कहां बनता है, किडनी में बनता है। और जो उसके एक्टिव फॉर्म है उसका काम क्या है, विटामिन डी के एक्टिव फॉर्म का काम है कि गट से कैल्शियम और फास्फोरस दोनों के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना। ऐसे ही आ जाओ भैया स्टेरॉइडोजेनेसिस वाले एंजाइम पे। स्टेरॉइडोजेनेसिस वाले एंजाइम पे ये याद रखना है कि रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा है, तो कोलेस्टेरॉल डेस्मोलेस इज द रेट लिमिटिंग एंजाइम, और एसीटीएस से वो स्टिमुलेट होता है। बार बार सवाल पूछा गया है ये। उसके बाद सवाल इस पे पूछे जाते हैं कि कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया व्हिच इज सॉल्ट वेस्टिंग क्राइसिस अलोंग विद विरिलाइजेशन, उसमें कौन सी वाली चीज की डेफिशिएंसी होती है, कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है, तो 21 हाइड्रोक्सिलेज डिफिशिएंसी के कारण ही आपका मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया होता है। मतलब कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया का मोस्ट कॉमन एंजाइम डेफिशिएंट जो है वो है आपका 21 हाइड्रोक्सिलेज, ये आपको पता रखना है। उसके साथ साथ में अगर आपको दे दिया जाए कि 17 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी है, तो 17 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी में आपको एम्बिगुअस फीमेल देखने मिलेगी, ये आपको पता रखना है। ये दो इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आपको पूछे जाते हैं एड्रिनल से रिलेटेड। उसके बाद आपको पता रखना है कि आपको हार्मोन कौन कौन से हो सकते हैं। आपके पास पेप्टाइड हार्मोन हो सकता है, स्टेरॉइड हार्मोन हो सकता है, अमाइनो हार्मोन्स हो सकता है। सवाल पूछा गया है केवल एक चीज पे, इससे केवल एक चीज पता रखो कि पेप्टाइड हार्मोन कौन कौन सा होता है। तो पेप्टाइड हार्मोन आपके पास कौन कौन से हैं, इंसुलिन, पैराथायराइड और GH, ये आपको बताना ग्रोथ हार्मोन। तो इंसुलिन, PTH और GH, ओनली दिस 3 हार्मोन्स आर पेप्टाइड हार्मोन्स, इतना पता रखना है आपको और कुछ पता नहीं रखना है। एक होता है टायरोसिन काइनेस। टायरोसिन काइनेस क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो इंसुलिन होता है वो किसके थ्रू एक्ट करता है, टायरोसिन काइनेस के थ्रू एक्ट करता है, और अल्टीमेटली क्या करता है, ऑटोफॉस्फोराइलेशन करवाता है और MAP के पाथवे से एक्ट करता है। पर जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो किसके थ्रू एक्ट करता है, वो जैकस्टेट के थ्रू एक्ट करता है, ये आपने बार बार पढ़ रखा है। अब आ जाओ भैया सेकंड मैसेंजर्स पे। सेकंड मैसेंजर्स के निमोनिक है, इसको याद करने की कोई जरूरत है नहीं। एक आध क्वेश्चन अगर निमोनिक से बन रहा है तो ठीक है, आप याद करना चाहो, मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये निमोनिक की साइक्लिक AMP को कौन कौन से हार्मोन फॉलो करते हैं, और सेकंड मैसेंजर IP3 पाथवे को कौन कौन से हार्मोन फॉलो करते हैं, इसको मैं स्किप कर दे रहा हूं, आपने देख लेना। चलो अपन आगे बढ़ो, वापस सब्जेक्ट पे आ जाओ दूसरे वाले। अब अपन आते हैं भैया अपने
सब्जेक्ट्स पे कि अपने अलग अलग अपने को कौन कौन से ट्यूमर देखने मिल सकते हैं एंडोक्रिनोलॉजी में, और पैथोलॉजी से और क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। लेट्स जंप टू पैथोलॉजी। क्या देखना है भैया, पिट्यूटरी एडिनोमा है, तो पिट्यूटरी एडिनोमा में मोस्ट कॉमन क्या देखने मिलता है आपको, तो प्रोलेक्टिनोमा देखने मिलता है। तो आपको सवाल में क्या दे रखा होगा, सवाल में दे रखा होगा कि आपके जो पेशेंट है उसको गैलेक्टोरिया है और अमेनोरिया है। अब आपको उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है, इसको लिंक करो किससे, अपने फिजियोलॉजी से। क्या बोला था उसमें कि डोपामिन क्या करता है, उसके एक्शन को इनहिबिट करता है, तो अपने को क्या देना पड़ेगा, डोपामिन एगोनिस्ट देना पड़ेगा। तो ड्रग कौन सी देना पड़ेगी, ब्रोमोक्रिप्टिन। तो ब्रोमोक्रिप्टिन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोलेक्टिनोमा। हिस्टोलॉजी में क्या देखेगा प्रोलेक्टिनोमा की, सामामा बॉडीज देखने मिलेगी। सामामा बॉडीज और किसमें किसमें देखने मिलती है, मेसोथेलियमा में देखने मिलती है, पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा में देखने मिलती है। साथ साथ में आपको क्रेनियोफेरेंजियोमा देखने मिलेगा, विच इज रेथकेस पाउच का रेमिनेंट, जो मैंने रेथकेस एनाटॉमी में बताया था उसका रेमिनेंट भी देखने मिल सकता है आपको। शिहान सिंड्रोम पे बार बार सवाल आया है। शिहान सिंड्रोम में आपको क्या देंगे हिस्ट्री, कि पोस्टपार्टम पिट्यूटरी इंफेक्शन, एक ऐसी महिला जो पोस्टपार्टम में है उसका पिट्यूटरी इंफेक्शन हो गया, उसको फिर हाइपोपिट्यूटरिज्म हो गया है, तो उसको जो कंडीशन होगी उसको अपन बोलते हैं शिहान सिंड्रोम। शिहान सिंड्रोम आपको क्या हिस्ट्री दे रहेगी, फेलियर टू लैक्टेट, एमिनोरिया और फटीग वाली हिस्ट्री रहेगी। मोस्ट कॉमनली आपको सवाल में कहीं दे ही रखा होगा कि पोस्टपार्टम पिट्यूटरी हेमरेज हुआ है और पोस्टपार्टम पिट्यूटरी इंफेक्शन के बाद आपको हाइपोपिट्यूटरिज्म हो रहा है, देन इट इज शिहान सिंड्रोम। बार बार सवाल पूछा गया इसलिए स्पेसिफिकली फोकस कर रहा हूं इस पे मैं। ऐसे आ जाओ, हाशिमोटो थायराइडाइटिस में क्या देखने मिलता है, हाशिमोटो थायराइडाइटिस में आपको एंटी टीपीओ एंटीबॉडीज देखने मिलती हैं और उसमें रिस्क होता है लिम्फोमा का। उसकी हिस्टोपैथोलॉजी में क्या मिलता है आपको, हर्थल सेल्स मिलते हैं। तो H फॉर H, हाशिमोटो मतलब हर्थल सेल्स। ऐसे ही ग्रेव्स डिजीज जो होती है, ग्रेव्स डिजीज में थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी देखने मिलती है जो TSH रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है। उसमें आपको क्या देखने मिलता है हिस्टोपैथोलॉजी पे, उसमें आपको स्केलोप्ड कोलाइड देखने मिलते हैं। ऐसे आपको डी कर्वन थायराइडाइटिस याद रखना है, दैट इज पेनफुल ग्रेनुलोमेटस। वायरल का इंफेक्शन हुआ, वायरल इंफेक्शन के बाद पेनफुल ग्रेनुलोमेटस थायराइडाइटिस हो गई, उसको अपन कहते हैं डी कर्वेन थायराइडाइटिस। ये भी सवाल पूछा गया है। एक ऐसे रिडल थायराइडाइटिस होता है, रिडल थायराइडाइटिस में R इज फॉर R, उसमें क्या होता है, रॉक हार्ड फाइब्रोसिस होता है। तो रॉक हार्ड फाइब्रोसिस इज रिडल थायराइडाइटिस और पेनफुल थायराइडाइटिस इज डी कर्वन थायराइडाइटिस आफ्टर वायरल इंफेक्शन। ये तीनों चीजें पता रखना है आपको, इस पे बार बार सवाल पूछे गए। सारी हिस्टोपैथोलॉजी की इमेज आपको करवा कर जा रहा हूं मैं। हर्थल सेल दिख जाए मतलब क्या है, हर्थल सेल इज आपका हाशिमोटो थायराइडाइटिस। स्केलोप्ड कोलाइड किसमें देखने मिलते हैं आपको, स्केलोप्ड कोलाइड आपको ग्रेव्स डिजीज में देखने मिलते हैं। ऐसे ही आपको और क्या पता रखना है, पेपिलरी कार्सिनोमा हो गया थायराइड में, तो पेपिलरी कार्सिनोमा में क्या देखने मिलेगा आपको, ऑर्फन एनियाई न्यूक्लियाई देखने मिलेगी, सामामा बॉडीज देखने मिलेगी, ब्राफ का म्यूटेशन होता है इसमें, इंपॉर्टेंट याद रखना। ऐसे फॉलिकुलर कार्सिनोमा, फॉलिकुलर कार्सिनोमा में क्या होता है, फॉलिकुलर कार्सिनोमा में हिस्टोपैथोलॉजी में क्या देखने मिलेगा, कैप्सुलर और वेस्कुलर इन्वेजन देखने मिलेगा। एक चीज इस पे सवाल बार बार पूछा गया है कि एफएनएसी पे आप फॉलिकुलर कार्सिनोमा डायग्नोज नहीं कर सकते। ऐसे होता है मेडुलरी कार्सिनोमा, मेडुलरी कार्सिनोमा में क्या होता है, अमाइलॉइड होता है, और अमाइलॉइड मेडुलरी कार्सिनोमा अमाइलॉइड होता है, तो अमाइलॉइड किससे देखते हो भैया, कॉन्ग्रुएंट स्टेन से देखते हो। और जो आपका मेडुलरी कार्सिनोमा होता है वो कहां से निकलता है भैया, पैराफॉलिकुलर सी सेल से निकलता है। दोस्तों का हार्मोन क्या हो गया, कैल्सिटोनिन हो गया। ऐसे एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा होता है, एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा इज रैपिडली प्रोग्रेसिव कार्सिनोमा इन एल्डरली। जहां भी ऐसा आपको सवाल में देते हैं रैपिडली प्रोग्रेसिव कार्सिनोमा इन एल्डरली, थायराइड कार्सिनोमा जिसकी बात कर रहे हैं वो लोग, वो एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा की बात कर रहे हैं और किसी की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे मैन की सिंड्रोम, मैन सिंड्रोम की अगर बात कर रहे हैं तो मैन सिंड्रोम मतलब मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, और कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और वो भी मैन कौन सा, मैन 2 वाला। आपको हिस्टोपैथोलॉजी में क्या क्या देते हैं भैया, वो ऑर्फन एनियाई न्यूक्लियाई, ऐसा कार्टून था पहले ही, ऑर्फन एनियाई न्यूक्लियाई अगर देखने मिल जाए मतलब पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा है। वैसे ही आपको फाइब्रस कैप्सूल का इन्वेजन देखने मिल जाए मतलब क्या है, ये फॉलिकुलर थायराइड कार्सिनोमा है। उसके बाद आपको अगर ऐसी पिक्चर देखने मिल जाए तो ये क्या है भैया, ये आपका मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा है। और एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा में तो आपको एल्डरली और रैपिड प्रोग्रेसिव की हिस्ट्री दे ही देंगे। इसमें आपको मेडुलरी वाले में बस इतना पता रखना है कि अमाइलॉइड का डिपॉजिट है, ये अमाइलॉइड का डिपॉजिट है, पिंकिश मटेरियल दे रखा है थायराइड में कहीं भी, तो इट इज मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, और कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब एडिनल पैथोलॉजी पे आ जाओ भैया। एडिनल पैथोलॉजी में क्या पता रखोगे, कशिंग सिंड्रोम जो होता है वो कॉर्टिसोल एक्सेस के कारण होता है। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कशिंग सिंड्रोम क्या है, तो एक्सोजेनस स्टेरॉइड। एक्सोजेनस स्टेरॉइड लेने के कारण मोस्ट कॉमन कॉज होता है, बार बार सवाल पूछा गया है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कशिंग सिंड्रोम एक्सोजेनस स्टेरॉइड व्हिच लीड्स टू एड्रेनल एट्रोफी। कशिंग्स डिजीज को पहचानने के लिए क्या करते हैं, कशिंग्स डिजीज क्या होता है, कशिंग सिंड्रोम क्या होता है, कशिंग सिंड्रोम जो होता है वो कशिंग सिंड्रोम में कॉर्टिकल एक्सिस होता है। और कशिंग डिजीज किसको कहते हैं, जब कशिंग सिंड्रोम एसीटीएस पिट्यूटरी एडिनोमा के कारण हो रहा है उसको अपन कशिंग डिजीज कहते हैं। दो इंपॉर्टेंट अलग अलग चीजें याद रखकर जाना। कशिंग डिजीज को डायग्नोज करने के लिए क्या करते हो भैया, हाई डोज डेक्सामेथासोन का सप्रेसेंट टेस्ट करते हो और उसमें क्या होता है, वो टेस्ट पॉजिटिव आता है। इस पे भी सवाल पूछा गया है। एक सिंड्रोम होता है एडिनल से, जो आपको पता रखना है वो है कौन सिंड्रोम। कौन सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग adenoma. If aldosterone producing adenoma is present, then you are dealing a case of Cohen syndrome.
अगर जब भी एल्डोस्टेरॉन निकल रहा है मतलब शरीर में क्या होगा, पोटेशियम कम होगा। एल्डोस्टेरॉन निकल रहा है मतलब बीपी क्या होगा, ऑफ कोर्स बढ़ा हुआ होगा। तो बीपी बढ़ा हुआ और पोटेशियम कम सवाल में दे रखा है, मतलब लो रेनिन, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस विद हाइपरटेंशन एंड हाइपोकैलेमिया, यू आर डीलिंग अ केस ऑफ कॉन सिंड्रोम। आपको बता रखना है कॉन सिंड्रोम मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, इट इज एल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूसिंग एडिनोमा। ऐसे ही मैंने आपको कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया बता ही दिया था, उसमें किसकी डेफिशिएंसी होती है, 21 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होती है, जो मोस्ट कॉमन होती है। जैसे 21 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होती है तो उसमें क्या बढ़ जाएगा, उसमें 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन बढ़ जाएगा, और इसी को अपन स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू यूज करते हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा है, कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताना है। ऐसे ही एड्रेनल कार्सिनोमा होगा, तो एड्रेनल कार्सिनोमा क्या होता है, हाईली अग्रेसिव होता है और इट कैन आल्सो प्रोड्यूस विरिलाइजेशन। यूजुअली विरिलाइजेशन एसोसिएटेड व्हाट, इट इज एसोसिएटेड विद कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया। तब आ जाओ भैया फियोक्रोमोसाइटोमा पे। फियोक्रोमोसाइटोमा अपन पुराने वीडियोस में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, मैं आपको छोटी छोटी चीज बता दे रहा हूं। रूल ऑफ 10 पहले हुआ करता था, आप कोई नहीं बताता भाई रूल ऑफ 10 में, बस यूरिनरी मेटानेफ्रिन लेवल करना ये पता रखना है, और जेल बेलन पैटर्न होता है पैथोलॉजी में, ये पता रखना है। उसके बाद डायबिटीज मेलाइटिस में क्या पूछते हैं भैया, डायबिटीज मेलाइटिस में आजकल जीन पूछने लगे हैं वो, तो एचएलए कौन सा होता है, टाइप 1 में एचएलए DR3 DR4 होता है, इसमें ऑटोमिन डिस्ट्रक्शन होता है बीटा सेल्स का, और टाइप 2 जो होता है उसमें आइलॉइड एमाइलॉइड का डिपॉजिट होता है। ये पैथोलॉजी से बार बार सवाल पूछा गया है कि टाइप 2 में आइलॉइड एमाइलॉइड सेल्स का डिपॉजिट होता है, ये आपको पता रखना है। उसके बाद ये जेल बेलन पैटर्न फियोक्रोमोसाइटोमा का बार बार और फेवरेट टॉपिक है। उसका ओरिजिन कहां से भैया, क्रोमेफिन सेल्स, अगेन फ्रॉम विच, न्यूरल क्रेस्ट। न्यूरल क्रेस्ट से क्या और था आपका, मेलानोसाइट्स से, आपको पता रखना है। मैन सिंड्रोम आल्सो हैज बीन कवर्ड प्रीवियसली, बस आपको बता दे रहा हूं 3 इंपॉर्टेंट मैन सिंड्रोम अपने से पूछे जाते हैं, मैन 1, मैन 2A, मैन 2B। मैन 1 में क्या होता है, 3 पीस होते हैं, दैट इज पिट्यूटरी, पेनक्रियास, पैराथायराइड। कौन सा जीन होता है, मेनिन जीन होता है। क्रोमोसोम क्या होता है, 11 होता है। मैन 2A में क्या होता है भैया, मैन 2A में होता है पैराथायराइड, फियोक्रोमोसाइटोमा और मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा। कौन सा जीन होता है, रेड प्रोटोन को जीन होता है। मैन 2B में क्या हो जाएगा, मार्फेनॉइड हेबिटस हो जाएगा और म्यूकोजल न्यूरोमास देखने मिल जाएंगे। व्हेनेवर म्यूकोजल न्यूरोमास कम देन इट इज मैन 2B, ये आपको पता रखना है। और मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड दोनों में सिमिलर है। इसका भी कौन सा जीन है, रेड प्रोटोन को जीन। क्रोमोसोम कौन सा है, 10 है। उसके बाद क्या पता रखोगे भैया, पैराथायराइड में क्या पता रखना है, प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, मतलब क्या, पैराथायराइड का एडिनोमा हुआ। पैराथायराइड का काम क्या था, मैंने आपको पहले बताया था, कैल्शियम को बढ़ाना और फास्फोरस को कम करना। ब्राउन ट्यूमर एक ट्यूमर होता है जिसको अपने को डिफरेंशिएट करना पड़ता है मल्टीपल माइलोमा से। तो मल्टीपल माइलोमा वालों को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, मल्टीपल माइलोमा में लाइटिक लीजन आपको देखने मिलेंगे स्कल पे, और उसमें क्रैब वाले फीचर देखने मिलेंगे, मतलब कैल्शियम, रीनल और बाकी सारी चीजें, बोन फाइंडिंग्स। उसके बाद में अगर पैराथायराइड ब्राउन ट्यूमर दे रखा है उसने, तो उसमें हाइपर पैराथायराइडिज्म की हिस्ट्री दे रखी होगी आपको। उसके बाद सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म इज पैराथायराइड एडिनोमा, बट सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म इज क्रॉनिक रीनल फेलियर। उसमें आपको क्या देखने मिलेगा, 2 PTH बढ़ता है पर कैल्शियम कम होता है। अगर PTH बड़ा है और कैल्शियम कम है, मतलब यू आर डीलिंग अ केस ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर, दैट इज सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म। ये अगर आपको दे रखे कहीं भी, तो आपको आज से सवाल सही करना है, पहचान लोगे कि नहीं पहचानोगे। अब आप बताओ कमेंट बॉक्स में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बिल्कुल अच्छा लग रहा है, चलो आगे बढ़ो। आप बढ़ जाओ फार्मेकोलॉजी पे आ जाओ। फार्मेकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है एंडोक्रिनोलॉजी की। 1 या 2 सवाल आने ही आने एग्जाम में, कान खोल के सुनो अगर अभी तक कान नहीं खोले थे तो। आपको सबसे पहले ओरल एंटीडायबिटिक से क्या पूछते हैं भैया, मेटफॉर्मिन कौन सी क्लास की ड्रग है, बाइगोनाइड है, क्या करती है, ग्लूकोनेजेनेसिस को रोकती है। मेटफॉर्मिन का साइड इफेक्ट क्या है भैया, ये लॉन्ग रन पे लैक्टिक एसिडोसिस करवा सकता है, रीनल फेलियर करा सकता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, इससे पता रखना। सल्फोनाइल यूरिया का काम क्या है, इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ाता है। मोस्ट कॉमन रिस्क क्या है इससे, हाइपोग्लाइसीमिया की रिस्क है। सल्फोनाइल यूरिया में फर्स्ट जनरेशन कौन सा है, टोलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड। क्लोरप्रोपामाइड का एक स्पेसिफिक साइड इफेक्ट क्या है, जो बार बार पूछा गया है, वो है SIADH। क्लोरप्रोपामाइड का एक स्पेसिफिक साइड इफेक्ट है, वो है SIADH और किस ड्रग से होता है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, वो भी सी से चालू होती है। सेकंड लाइन ऑफ ड्रग सल्फोनाइल यूरिया की क्या है, आपकी ग्लिपिसाइड, ग्लिक्लाजाइड, ये मोर पोटेंट है और इसके फीवर साइड इफेक्ट्स हैं। एक होता है GLP-1 एगोनिस्ट। GLP-1 एगोनिस्ट का काम क्या है, इंसुलिन को बढ़ाना और वेट को कम करना। वेट लॉस वाली ड्रग हमेशा आपसे यही टेस्ट करते हैं, वेट लॉस किससे होता है, वेट न्यूट्रल कौन सी है, वेट गेन किससे होता है। तो याद रखो सल्फोनाइल यूरिया से वेट गेन होता है, मेटफॉर्मिन होती है मोर और लेस वो वेट न्यूट्रल होती है, थोड़ा बहुत वेट लॉस भले हो जाए पर वेट न्यूट्रल है। सल्फोनाइल यूरिया से वेट गेन होता है क्योंकि वो इंसुलिन जैसा ही एक्ट करती है, और जो आपके GLP-1 एगोनिस्ट होते हैं उससे क्या होता है, वेट कम होता है और ये सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के तौर पे दिया जाता है। लाइराग्लुटाइड और एक्जेनेटाइड 2 इंपॉर्टेंट चीजें। लाइराग्लुटाइड किस नाम से मिलती है मार्केट में, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। ऐसे ही DPP-4 इनहिबिटर्स हैं, ये DPP-4 इनहिबिटर से एक स्पेसिफिक चीज पूछी जाती है कि DPP-4 इनहिबिटर से एक रिस्क बढ़ती है कैंसर की, कौन सी रिस्क की, पेनक्रेटाइटिस की रिस्क बढ़ती है। तो पेनक्रेटाइटिस की रिस्क किससे बढ़ती है, SGLT2 इनहिबिटर्स हैं आपके पास, डापाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, कानाग्लिफ्लोजिन, कोई से भी, उससे क्या होता है, वेट इससे भी कम होता है पर इसमें UTI के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन के चांसेस, डायबिटिक कीटोसिस के चांसेस जिससे बढ़ते हैं वो SGLT2 इनहिबिटर्स हैं। SGLT2 इनहिबिटर से एक और चीज पता
रख कर जाना है कि कार्डियक प्रोटेक्टिव अगर एंटी डायबिटिक कोई सी देना है आपको तो कौन सी दोगे, वो SGLT2 इनहिबिटर से, ये आपको पता रखना है। ऐसी होती है पायोग्लूटाजोन। पायोग्लूटाजोन क्या है भैया, थायोजोलिडोनिमाइड है वो, उससे क्या पता रखना है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ा देता है ये, और इससे भी क्या होता है, वेट गेन होता है। तो वेट गेन वाली आपने केवल 2 ही ड्रग पढ़ी है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट दैट इज सल्फोनाइलूरिया और थायोजोलिडिनॉन, मतलब पायोग्लूटाजोन और सल्फोनाइलूरिया, दोनों से आपका वेट गेन होता है। आपको एक और चीज पायोग्लूटाजोन से पता रखना है, मतलब दैट इज ब्लैडर का साइड इफेक्ट, ब्लैडर का कैंसर होता है। ऐसी ब्लैडर की एक और साइड इफेक्ट होता है, सिस्टाइटिस होता है। सिस्टाइटिस किससे होता है, साइक्लोफॉस्फोमाइड से होता है। साइक्लोफॉस्फोमाइड के सिस्टाइटिस को बचाने के लिए क्या देते हैं, मैसना देते हैं। चलो वापस आ जाओ उस पर घूम के। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर मतलब अकार्बोज वाली ड्रग क्या करती है, फ्लॉटुलेंस और ब्लोटिंग करवाती है। आपको 2 चीजें पता रखना है, सारी आपको ड्रग्स हैं उससे वेट गेन होगा, वेट लॉस होगा। वेट गेन किससे हो सकता है, केवल पायोग्लूटाजोन और सल्फोनाइलूरिया। बार बार बता रहा हूं मैं क्योंकि शायद इस पे सवाल आ सकता है। उसके बाद क्या रखना है भैया, एक होता है सोमेटोट्रोपिन। सोमेटोट्रोपिन क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट ग्रोथ हार्मोन होता है। किसमें देते हैं, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी में देते हैं। ऑक्ट्रियोट्राइड पे सवाल पूछा गया है पहले भी, तो ऑक्ट्रियोट्राइड इज सोमेटोस्टेटिन एनालॉग। सोमेटोस्टेटिन का काम क्या था भैया, सारे हार्मोन्स को कम करना जो पिट्यूटरी से निकल रहे थे। इसलिए ऑक्ट्रियोट्राइड को आप किसके ट्रीटमेंट में यूज करते हो, एक्रोमेगाली, कार्सिनोइड और वीआईपी हुआ। तो एक पहले आपसे सवाल पूछा गया था एक्रोमेगाली के ट्रीटमेंट में आप कौन सी ड्रग दोगे, तो ऑक्ट्रियोटाइड देंगे क्योंकि ये सोमेटोस्टेटिन एनालॉग है। एक ऐसे ही पेग्विसोमांट है। पेग्विसोमांट क्या है, ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। इसको किसमें यूज करोगे, तो रेजिस्टेंट एक्रोमेगाली। तो एक्रोमेगाली पे 2 सवाल पूछे जा सकते हैं, कोई सी ड्रग देना हो एक्रोमेगाली में तो कौन सी दोगे, ऑक्ट्रियोटाइड दोगे। पर अगर कोई रेजिस्टेंट केस है एक्रोमेगाली का तो कौन सी ड्रग दोगे, तो पेग्विसोमांट दोगे। ये आपसे पहले सवाल पूछे गए। प्रोलैक्टिन रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है कि प्रोलैक्टिन हुमा से 2 चीजें होती हैं, डोपामिन एगोनिस्ट देना है आपको, उसमें ब्रोमोक्रिप्टिन और कैबरगोलिन, आपने पहले ही पढ़ लिया है। ऐसे ड्यूटी ब्लॉकेट को, ये क्या है, डोपामिन एगोनिस्ट है। ऐसे ड्यूटी ब्लॉकेट कौन सी ड्रग्स करवाती है, ड्यूटी ब्लॉकेट करवाती है एंटीसाइकोटिक्स। उसका साइड इफेक्ट क्या होगा कि वो प्रोलैक्टिन बढ़ा देती है। ये आपको सबको पता रखना है। अब आ जाओ थायराइड वाली ड्रग पे। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपोथायराइडिज्म इज लिवोथायरोक्सिन। लिवोथायरोक्सिन आप सबको बताया तो वो इस पर सवाल पूछते ही नहीं है, वो बस ये सवाल पूछ लेते हैं कि लिवोथायरोक्सिन देना कब है। तो हमेशा याद रखो, इट शुड बी टेकन एम्प्टी स्टमक, हमेशा पता रखना है ये। उसके बाद सवाल पूछा जाता है कि प्रोपाइल थायोरेसिल कब देना है, कार्बिमोजोल कब देना है, मेथिमोजोल कब देना है, सब कंफ्यूजन हो जाता है। हमेशा याद रखो, प्रेगनेंसी जब है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यू हैव टू गिव द प्रेग्नेंट मदर प्रोपाइल थायोरेसिल, यू कैन नॉट गिव मेथिमोजोल, कार्बिमोजोल नहीं देना है आपको। कार्बिमोजोल नहीं दे सकते आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, आपको प्रोपाइल थायोरेसिल देना है। अब उसके बाद कार्बिमोजोल पे शिफ्ट कर सकते हो। आपको मेथिमोजोल यूजुअली प्रेगनेंसी में प्रेफर नहीं करना चाहिए, आप कार्बिमोजोल कर सकते हो। तो सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में यू कैन गिव कार्बिमोजोल, बट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर यू हैव टू गिव प्रोपाइल थायोरेसिल। साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट पता रखना है प्रोपाइल थायोरेसिल और मेथिमोजोल का, इट इज ए ग्रेनुलोसाइटोसिस। ए ग्रेनुलोसाइटोसिस और किससे होता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। एंटीसाइकोटिक ड्रग है, मैंने आपको ये ना बता दिया, चलो मैं ही बता के चलता हूं। क्लोजापिन, सी वाली ड्रग मतलब कार्बिमोजोल और क्लोजापिन, दोनों से ए ग्रेनुलोसाइटोसिस होता है, ये पता रखना है। एक सवाल आपको दे रखा था कि मान लीजिए सडन सोर थ्रोट हुआ थायराइड की गोली लेने के बाद, यू हैव टू इमीडिएटली स्टॉप द ड्रग, यू हैव टू इमीडिएटली स्टॉप द ड्रग। ये सवाल पहले पूछा गया, ये पता रखना है। उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया कि रेडियो एक्टिव आयोडीन होता है। रेडियो एक्टिव आयोडीन क्या होता है, I-131। इसका काम क्या होता है, थायराइड टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने का काम होता है। आयोडीन 125 का काम क्या होता है भैया, जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। ऐसे ही वुल चेकऑफ इफेक्ट और जॉट बेस्डो इफेक्ट मैंने बता दिया। वुल चेकऑफ इफेक्ट क्या था, मतलब चल निकल, मतलब जैसे आयोडीन बढ़ता है, आपने आयोडीन कंज्यूम किया तो नेचुरल सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन कम हो जाती है, आपने पहले ही पढ़ चुका है। आपको इंसुलिन के बारे में पहले बता चुका हूं, कौन से हार्मोन के थ्रू एक्ट करता है, बार बार रिपीट हो रहा है। रिपीट इसलिए ही करवाए हैं मैंने कि आप इसको याद करते जाएं। टायरोसिन काइनेज के थ्रू एक्ट करता है, कौन से रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करता है, GLUT4 के थ्रू एक्ट करता है। उसके बाद इंसुलिन की और इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, इंसुलिन 2-3 तरीके के होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग, रेगुलर, लॉन्ग एक्टिंग। जो रैपिड एक्टिंग है वो कौन से हैं, लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलाइसिन। जो आपका लॉन्गर एक्टिंग है जिसको सिर्फ केवल दिन में देना है, केवल रात में देते हो, वो कौन से हैं, ग्लार्जिन और डेट्रिमर है। स्पेसिफिक साइड इफेक्ट क्या है इसका, हाइपोग्लाइसेमिया है। और एक और चीज हो सकती है दैट इज लाइपोडिस्ट्रोफी। लाइपोडिस्ट्रोफी में 2 चीज होती है, लाइपोएट्रोफी भी हो सकती है और लाइपो हाइपरट्रोफी भी हो सकती है, आप सबको पता रखना है। उसके बाद एक चीज बता रहा था मैं कि एप्लेसिया क्यूटिस नाम की एक चीज बीमारी होती है, वो एप्लेसिया क्यूटिस नाम की बीमारी थायराइड के किसी ड्रग से होती है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना किससे होती है एप्लेसिया क्यूटिस नाम की बीमारी। अब आपको आना है एडेनल की फार्माकोलॉजी में। एडेनल की फार्माकोलॉजी में क्या पता रखोगे भैया कि होता है हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन। जब बीटामिथासोन और डेक्सामेथासोन होता है उसमें एडेनोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी नहीं होती, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी होती है। कमेंट बॉक्स में अब आपको लिखकर बताना है कि कौन सी ऐसी ड्रग है जिसकी केवल एडेनोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी होती है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी नहीं होती है। उसके बाद ये ड्रग देंगे तो ऑफकोर्स कुछ गाइड फीचर्स हो सकते हैं। फ्लूड्रोकॉर्टिसोन एक ड्रग है जिसकी केवल मिनरलोकॉर्टिकॉइड एनालॉग है, जिसे आपको किसमें देना है, एडिसन्स डिजीज में देना है। कीटाकोनाजोल और मिटाइपायरॉन दोनों से सवाल पूछा गया है। जो कीटाकोनाजोल होती है वो स्टेरॉइड सिंथेसिस के इनहिबिशन, स्टेरॉइड सिंथेसिस को रोक देती है, इसलिए इट्स यूज्ड इन व्हाट, इट इज यूज्ड इन कशिंग सिंड्रोम। तो कीटाकोनाजोल पे पहले सवाल पूछा गया है कि कीटाकोनाजोल किस पे यूज कर सकते हैं। ऐसे ही मिटाइरोपायरॉन पे भी एक बार सवाल पूछा गया था, मिटाइरोपैन से इस पे सवाल क्या पूछा गया था, इट इज यूज्ड टू
टेस्ट ACTH एक्सेस, इट इंक्रीजेस व्हाट, इट इंक्रीजेस डीऑक्सीकोर्टिसोल, इट इनहिबिट्स 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। ये दोनों सवाल पहले पूछे गए हैं, कीटाकोनाजोल और मेटाइरापॉन बार बार पूछा जाता है ये। उसके बाद आपको पता रखना है आपको स्पाइरोनोलेक्टोन और एप्रिनेरॉन दोनों का काम क्या है, ये एल्डोस्टेरॉन के एनालॉग्स हैं। एल्डोस्टेरॉन के एनालॉग्स हैं तो किसमें काम करेगा भैया, ये आपको हिर्सुटिज्म में काम कर सकता है। तो स्पाइरोनोलेक्टोन आजकल अपन देने लगे हैं एक्ने में, तो इसलिए आपको पता रखना है कि दे आर एल्डोस्टेरॉन एनालॉग्स। अब आ जाते हैं भैया अपन दूसरी ड्रग पे, कैल्शियम वाली ड्रग्स पे। कैल्शियम वाली ड्रग में इतना पता रखोगे टेरिपेराटाइड होता है। टेरिपेराटाइड का काम क्या है, इट इज अ रिकॉम्बिनेंट पैराथायराइड हार्मोन, इट इज एनाबोलिक फॉर बोन। किसमें यूज करोगे भैया, ऑफ कोर्स इसको आप ऑस्टियोपोरोसिस में यूज करोगे। ऐसे ही बिसफॉस्फोनेट होती है, बिसफॉस्फोनेट का काम क्या होता है, ऑस्टियोक्लास्ट को रोकने का काम होता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या पता रखोगे, कैसे लेना है, एम्प्टी स्टमक लेना है। इससे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट क्या होता है, इसोफेजाइटिस होता है, इसलिए इसको जब भी गोली लेते हैं मतलब 30 मिनट चलने के लिए बोलना है। एक इंपॉर्टेंट इसमें ड्रग होती है जोलेंड्रोनेट। जोलेंड्रोनेट से इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट क्या होता है, जॉ की नेक्रोसिस होती है, जॉ की नेक्रोसिस इज जोलेंड्रोनेट। एलेंड्रोनेट इसमें जो होता है वो आप यूजुअली ओरल देना प्रेफर करते हो, जो जोलेंड्रोनेट होता है वो आप आईवी देना प्रेफर करते हो। कैंसर में आप मंथली देते हो और बाकी चीजों में आप ईयरली देते हो। ऐसे ही विटामिन डी की ड्रग है तो कैल्सिट्रायल आप किसमें यूज कर सकते हो, हाइपोकैल्सीमिया और सीकेडी के मरीज में। बिसफॉस्फोनेट्स के बारे में आपको पता रखना है, जोलेंड्रोनेट से नेक्रोसिस ऑफ जॉ होता है, बार बार सवाल पूछा गया है। यहाँ से पूरा फार्मा खत्म कर दिया आपने और कोई दिमाग लगाना ही नहीं फार्मा में। लेट्स जंप टू माइक्रो। माइक्रो से भी कोई सवाल पूछ सकते हैं क्या, एंडो से बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर एडिसन्स डिजीज हुआ और उसमें आपको सवाल पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस कॉज ऑफ एडिसन्स डिजीज, देन मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस कॉज इज टीबी। यहां से पता रखना, जैसे ही टीबी आता है तो टीबी में क्या पता रखना है, केजेटिंग नेक्रोसिस होती है इसमें। नॉन केजेटिंग किसमें देखने मिलेगी, आपको जो सवाल में पूछा जाएगा सार्कोइडोसिस में देखने मिलेगी। सार्कोइडोसिस में और कौन से सेल देखने मिलेंगे, एस्टेरॉइड बॉडीज देखने मिलेगी, शॉमिन बॉडीज देखने मिलेगी। सार्कोइडोसिस के दो और कौन से सिंड्रोम होते हैं, हर्फोर्ड सिंड्रोम और लॉवग्रेन सिंड्रोम देखने मिलते हैं। वापस इस पे आ जाओ, वाटरहाउस फ्रेटिजन सिंड्रोम में क्या पता रखना है भैया, वाटरहाउस फ्रेटिजन सिंड्रोम किसके कारण होता है, इट इज सडन एड्रेनल हेमरेज होता है ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू निजेरिया मेनिंजाइटिस। अब हमें समझ में आ जाना चाहिए कि निजेरिया मेनिंजाइटिस होता है, निजेरिया गोनोकोकस होता है। कौन से शेप, कौन सा वाला किडनी शेप होता है, कौन सा ओवल शेप होता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है आपको। तो सडन एड्रेनल हेमरेज आफ्टर निजेरिया मेनिंजाइटिस, देन इट इज वाटरहाउस फ्रेटिजन सिंड्रोम। ये आपको पता रखना है। ये आपको मैंने बता दिया केसेस नेक्रोसिस मतलब आपका कुल मिला के टीबी का हिस्टोपैथ का फोटो है ये। उसके बाद अगर मान लीजिए सवाल में कहीं भी उन्होंने दे दिया ऐसा, एक बार सवाल पूछ लिया गया था आईएनआई सीट में, क्या पता आपको भी पूछने, इसलिए मैंने ऐड कर दिया इसमें कि कैंडिडियासिस है मरीज को और साथ में हाइपोपैराथायराइडिज्म है, इट इज सीन इन ऑटो इम्यून पॉली एंडोक्रिनोपैथी सिंड्रोम, एपीएस सिंड्रोम टाइप 1, कैंडिडियासिस प्लस हाइपोपिट्यूटरिज्म। नहीं भी याद रहेगा तब भी काम चल जाएगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इस पे ज्यादा। ऐसे एक सवाल है कि मरीज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का है, उसको कौन सी चीज होने के ज्यादा चांसेस है भैया, ऑफ कोर्स म्यूकरमाइकोसिस होने के चांसेस ज्यादा है। जैसे म्यूकरमाइकोसिस देखते हो तो म्यूकरमाइकोसिस को आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए किससे, एस्परजिलस से। एस्परजिलस वाला क्या होता है, अक्यूट एंगल होता है, ये वाला क्या होता है, राइट एंगल होता है। दो इंपॉर्टेंट चीजें पता रखना है, कौन सा सेप्टेट है, कौन सा एसेप्टेट है, जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि सेप्टेट कौन सा है, एसेप्टेट कौन सा है। उसके बाद सिफिलिस प्लस एंडोक्राइन प्रॉब्लम अगर हुई दैट इज स्टेप्स डोर्सालिस, और ये कौन सा सिफिलिस हुआ, ऑफ कोर्स टर्शियरी सिफिलिस होगा। जो सिफिलिस होता है आपका वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में डिवाइड होता है। टर्शियरी में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक कार्डियक का इन्वॉल्वमेंट, एक टेप्स डोर्सालिस। ये आपको पता रखना है आपको सारी माइक्रो वाली चीजों से जो एंडोक्राइन से पूछी जा सकती है। ऐसे ही एचआईवी में क्या होता है, एड्रेनल इनसफिशिएंसी हो सकती है। और एड्रेनल इनसफिशिएंसी क्यों होती है एचआईवी में, क्योंकि टीबी से क्या हो सकता है, टीबी से वापस एडिशंस हो सकता है। तो टीबी कॉमन किसमें होता है, एचआईवी में होता है, इसलिए आपको एचआईवी से ये पता रखना है। उसके बाद और क्या क्या पता रखोगे भैया, अब माइक्रो से इतना ही पता रखना है और कुछ पता रखना नहीं, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। माइक्रो से बहुत कम सवाल आते हैं एंडो में, बस इतना पता रखना कि एड्रेनल क्राइसिस किससे होती है। एड्रेनल क्राइसिस जो होती है मोस्ट कॉमनली वो एचआईवी में होती है। और किसके थ्रू होती है, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस कॉज क्या है, एडिसन्स डिजीज का, तो वो है आपका ट्यूबरकुलोसिस। बस इतना पता रखो। अब आ जाओ भैया पीडियाट्रिक्स पे, बच्चों पे आ जाओ। बच्चों पे क्या देखोगे भैया, कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म की फोटो दे देंगे आपको वो, और आपको ये अम्बिलिकल हर्निया, कॉन्स्टिपेशन, मैक्रोग्लॉजिया दे दिया। ये मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है, तो मोस्ट कॉमन कॉज इज थायराइड डिसजेनेसिस। बार बार सवाल पूछा गया है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म इज थायराइड डिसजेनेसिस। तो उसके स्क्रीनिंग के लिए क्या करोगे, आप क्रिटिनिज्म बोलते हैं उसको, स्क्रीनिंग के लिए क्या करोगे, टीएसएच और T4 करवाओगे। कौन से दिन पे करवाओगे, डे 3 पे करवाओगे। तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या हुआ, थायराइड डिसजेनेसिस। टीएसएच T4 कब करवाओगे, डे 3 पे करवाओगे। बार बार सवाल पूछा गया है ये। उसके बाद आता है कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया, मोस्ट कॉमन एंजाइम कौन सा डेफिशिएंसी है, 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी। क्या देखने मिलता है, सॉल्ट वेस्टिंग प्लस विरलाइजेशन, आपको मैंने बोल दिया। और उसमें स्क्रीनिंग के लिए कौन सा टेस्ट करते हो, स्क्रीनिंग पे क्या मिलेगा आपको, 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन देखने मिलेंगे। ये आपने आपको पहले ही बता दिया है। ये आपको फोटो दे देंगे भैया अम्बिलिकल हर्निया की, मैक्रोग्लॉसिया की, मतलब आपका बच्चा क्या है भैया, आपके बच्चों का कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म है। टीएसएच और T4 कब करोगे, डे 3 पे करोगे। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, थायराइड डिसजेनेसिस है। उसके बाद टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस पे, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस जो होता है इट इज ड्यू टू ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन। एचएलए बार बार पूछा गया, इसलिए एचएलए फिर यहाँ ले आया हूं मैं। एचएलए DR3 DR4 पहले पूछा गया है। इसके डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का इसमें ट्रायड होता है, हाइपरग्लाइसेमिया प्लस कीटोसिस प्लस मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर सवाल में कहीं भी दीजिए तो उसमें आपको क्या है, मतलब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस आपके मरीज को, और उसका रैपिड करेक्शन आपको कर
करते समय एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आपने उसका रैपिड करेक्शन कर दिया तो आपको सेरेब्रल एडीमा हो सकता है। ये सवाल पहले पूछा गया है कि डायबिटिक कीटोसिडोसिस का मरीज था, रैपिड करेक्शन हो गया, उसको ये प्रॉब्लम हो गई, तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, तो सेरेब्रल एडीमा होगा। ये पीवाईक्यू है, मैंने पहले आपको बता दिया है। उसके बाद प्रीकॉशियस प्यूबर्टी कब बोलते हैं, जब प्यूबर्टी गर्ल्स की लेस देन 8 ईयर्स पे आ जाए और बॉयज की लेस देन 9 ईयर्स पे आ जाए, उसको अपन प्रीकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। अब भैया उसमें आपको क्या डिलेड प्यूबर्टी कब कहेंगे, जब नो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स बाय 13 ईयर्स इन गर्ल्स एंड 14 ईयर्स इन बॉयज। इसमें आपको मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, डिलेड प्यूबर्टी का मोस्ट कॉमन कॉज है कॉन्स्टिट्यूशनल डिले। ये आपको पता रखना है, पहले सवाल पूछा गया था। इसी का एक सिंड्रोम पढ़ के जाओ भैया, मैकन-अल्बाइट सिंड्रोम, जो बार बार पूछा गया है। मैकन-अल्बाइट सिंड्रोम में 3 चीजें क्या होती हैं भैया, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, कैफे-आउले स्पॉट्स और फाइब्रस डिस्प्लेजिया। म्यूटेशन किसमें होता है, जीन एस जीन में होता है, जीएस प्रोटीन में होता है, जीएनएस जीन, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी विद कैफे-आउले मैक्यूल एंड फाइब्रस डिस्प्लेजिया। यू आर डीलिंग अ केस ऑफ मैकन-अल्बाइट सिंड्रोम। जैसे मैकन-अल्बाइट सिंड्रोम बोला मैंने, इसमें कैफे-आउले मैक्यूल बोला। कैफे-आउले आपको समझ में आ जाना चाहिए कि न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस भी होता है, उसमें भी तो कैफे-आउले होता है। तो डिफरेंशिएट कैसे करोगे, जो मैकन-अल्बाइट में होता है उसका जो कैफे-ओले होता है वो कोस्ट ऑफ मेन होता है। मतलब क्या कोस्ट ऑफ मेन होता है, इरेगुलर कैफे-ओले होता है। और जो न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस का होता है उसका कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया होता है, मतलब रेगुलर कैफे-ओले होता है। दिस इज हाउ यू विल डिफरेंशिएट कैफे-ओले मैक्यूल्स ऑफ मैकन-अल्बाइट एंड न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस। ऐसे ही न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया की इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी है। न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो वो कैसे शो करता है, वो जिटिनेस ऑफ सीजर के साथ शो करता है। मैकन-अल्बाइट सिंड्रोम पता रखो, जीन एस म्यूटेशन, जीन एस जीन होता है। ये फाइब्रस डिस्प्लेजिया की फोटो दे देंगे आपको। फाइब्रस डिस्प्लेजिया, कैफे-ओले स्पॉट्स, इट इज व्हाट, इट इज मैकन-अल्बाइट सिंड्रोम। म्यूटेशन किस पे हुआ है, जीन एस जीन पे हुआ है। उसके बाद एक सवाल दे देंगे, बच्चा मैक्रोजोमिया के साथ आया, मैक्रोग्लोसिया के साथ में हाइपोग्लाइसेमिया है उसको, तो वो कौन सा सिंड्रोम है भैया, तो इट इज बेकविथ-विजमैन सिंड्रोम। बेकविथ-विजमैन सिंड्रोम में कौन से ट्यूमर का रिस्क रहता है, तो विल्म्स ट्यूमर का रिस्क रहता है। मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है बच्चों में, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है आपको। ऐसे डाइजॉर्ज सिंड्रोम होता है, क्रोमोसोम 22 के कारण होता है। उसमें आपको क्या देखने मिलता है, हाइपोकैल्सीमिया, कार्डियक डिफेक्ट और थाइमस एब्सेंट है। इफ थाइमस इज एब्सेंट, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डीलिंग अ केस ऑफ डाइजॉर्ज सिंड्रोम। ऐसे होता है most common cause of obesity in childhood, most common cause of obesity in childhood is exogenous cause, it is diet and lifestyle। बार बार पूछा गया है, ये याद रखना है आपको। उसके अलावा और क्या क्या सवाल पूछे गए हैं, ये फोटो दे दी थी भैया आपको, मैक्रोग्लोसिया, लेटरलाइज लेटरल ओवरग्रोथ, अम्लाइकर हर्निया, इसमें भी है। अम्लाइकर हर्निया और मैक्रोग्लोसिया दोनों का कॉमन है, थायराइड इसका भी। इसमें क्या डिफरेंस आएगा आपको, दिस लेटरलाइज्ड ओवरग्रोथ इज प्रेजेंट इन बेकविथ-विजमैन सिंड्रोम, इट इज नॉट प्रेजेंट इन हाइपोथायराइडिज्म। ये पता रखना, दोनों में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अम्लाइकर हर्निया उसमें भी प्रेजेंट होगा और मैक्रोग्लोसिया उसमें भी प्रेजेंट होगा। बस लेटरलाइज्ड ओवरग्रोथ अगर आ गया तो लेटरलाइज्ड ओवरग्रोथ इज सीन इन बेकविथ-विजमैन सिंड्रोम। देयर इज अ रिस्क ऑफ विच ट्यूमर, देयर इज अ रिस्क ऑफ विल्म्स ट्यूमर। उसके बाद क्या बता रखोगे भैया, दो इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। टर्नर मतलब 45-100, उसमें क्या देखने को मिलेगा आपको भैया, एफएच एलएच बड़े होंगे होंगे, उसमें स्ट्रीक ओवरीज देखने मिलती है आपको, शॉर्ट स्ट्रेचर देखने मिलता है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ऐसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या देखना है भैया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में फिर एलएच और एफएच बड़ा हुए होंगे, बट इसमें क्या है, मरीज जो मेल रहेगा एक्सएसवाई वाला, उसमें गायनेकोमेस्टिक हिस्ट्री रहेगी, टॉल मेल रहेगा, और इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बार बॉडी प्रेजेंट होती है, ये पता रखना है। एक होता है क्रेनियोफेरेंजियोमा, क्रेनियोफेरेंजियोमा डिराइव्स फ्रॉम व्हाट, डिराइव्स फ्रॉम रेटकेट पाउच। एनाटॉमी में चालू किया था, एनाटॉमी पे आए हैं अपन। सुप्रासेलर मास, विजुअल लॉस और हाइपोपिट्यूटरिज्म की कंप्लेन है, मतलब आपके मरीज को क्या है, क्रेनियोफेरेंजियोमा है। उसके बाद आपको ये फोटो दे देंगे, ये फीमेल है, नेक देख लो इसकी, वाइडली स्पेस निप्पल्स देख लो, मतलब क्या है, ये टर्नर सिंड्रोम है। ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, मेल है, गायनेकोमास्टिया के साथ प्रेजेंट कर रहा है, अगर ऐसी हिस्ट्री दे रखी है तो ये क्या है भैया, ये आपका है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब बच्चा पढ़ा, बच्चों से बड़े पे आ जाओ, मतलब पीडिया से मेडिसिन पे आ जाओ। डायबिटीज का क्या सवाल पूछ सकते हैं भैया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, क्लासिक ट्रायड क्वेश्चन में कहीं भी दे रखा है, मतलब आपको कौन सा केस है, वो टाइप 1 डायबिटीज में, डायबिटीज है आपके पास। डायबिटिक कीटोसिस की ट्रायड के बारे में अपन ने बात कर ली है। उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज देखना है, फ्रूटी स्मेल देखने मिलेगी और कुस्मोल रेस्पिरेशन देखने मिलता है आपको। एक होता है हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, उसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से, कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में कीटोसिस देखने मिलती है पर एचएचएस में कीटोसिस देखने नहीं मिलता। एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फीचर है, जो एचएचएस होता है उसमें यूजुअली ग्लूकोज की वैल्यू कितनी होती है, ग्लूकोज की वैल्यू मोर देन 600 होगी, ये आपको पता रखना है। ग्लूकोज की वैल्यू मोर देन 600 सवाल में दे रखे और कीटोसिस नहीं दे रखा है, मतलब यू आर डीलिंग अ केस ऑफ एचएचएस। पर अगर कीटोसिस दे रखा है और ग्लूकोज बढ़ा हुआ है पर इतना ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ है, देन यू आर डीलिंग अ केस ऑफ डायबिटिक कीटोसिस। ऑफ कोर्स कीटोसिस एसिडोसिस तो होगा, तो पीएच उसका कम होगा, पीएच से भी आप डिफरेंशिएट कर ही सकते हो। ऐसे प्रोलेक्टिनोमा है, प्रोलेक्टिनोमा मैंने आपको बता दिया क्या देना है, ब्रोमोक्रिप्टिन देना है। एक्रोमेगाली है, एक्रोमेगाली आपको कैसे प्रेजेंट करेगी, मैक्रोग्नेथिज्म के साथ प्रेजेंट करेगा, लार्ज जॉ रहेंगे। एक्रोमेगाली का अपन ने बड़ा ट्रीटमेंट में क्या देना है, ऑक्ट्रियोटाइड देना है, पर रेजिस्टेंट हो तो क्या देना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, पहले पढ़ा चुका हूं मैं। थायराइडाइटिस में मैंने क्या बोला था आपको, डिकर्वन थायराइडाइटिस होती है, अपन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में पढ़ रहे थे। वायरल इटियोलॉजी हुआ, उसमें क्या हो गया, अगर
थायराइड हार्मोन निकलना ज्यादा होगा और ESR बड़ा आ गया, देन इट इज अ केस ऑफ डिकर्वन थायराइडाइटिस। हाशिमोटो थायराइडाइटिस में क्या होता है, एंटी टीपीओ एंटीबॉडी देखने मिलती है। ग्रेव्स में क्या देखने मिलता है आपको, थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज देखने मिलती है। उसके बाद हाइपोपैराथायराइडिज्म में क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया वाले सिम्टम देखने मिलेंगे। जैसे हाइपोकैल्सीमिया हुआ तो दो इंपॉर्टेंट साइंस देखने मिलते हैं, एक चौबेस्की साइन, तो आप यहाँ टैप करते हो तो मसल दर्द करती है, और एक होता है ट्राउजर साइंस, बीपी बढ़ाते हो तो अपना हाथ ऐसा हो जाता है। तो ट्राउजर साइंस और चौबेस्की साइंस जो होते हैं वो किसमें देखने मिलते हैं, हाइपोपैराथायराइडिज्म में देखने मिलते हैं। ड्यू टू व्हाट, इट इज ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया। हाइपरपैराथायराइडिज्म में क्या देखने मिलता है, हाइपरपैराथायराइडिज्म में आपको जो आपका पैराथायराइड हार्मोन है वो बड़ा देखने मिलता है, कैल्शियम कम देखने मिलता है, कैल्शियम ज्यादा देखने मिलता है क्योंकि पैराथायराइड का काम ही है कैल्शियम बढ़ाना। तो इसको आप कैसे प्रेजेंट करेगा, मोन्स ग्रोन्स एब्डोमिनल टोन्स, या आपने पहले पढ़ा होगा कभी, तो ये आपको किसमें देखने मिलता है, हाइपरपैराथायराइडिज्म देखने मिलता है। जैसे डायबिटीज इंसिपिडस का जो मरीज है, डायबिटीज इंसिपिडस दो तरीके का हो सकता है, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल वाले में क्या होगा, एडीएच सिक्रीशन कम होता है, पेरिफेरल वाले में क्या होगा, एडीएच का रेजिस्टेंस होता है। सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, डेस्मोप्रेसिन। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, थायराइड डायूरेटिक। पर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस व्हिच इज अकर्स ड्यू टू लिथियम, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस है भैया आपकी अमाइलोराइड। ऐसे ही होता है डेस्मोप्रेसिन फॉर सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, आपको बता ही चुका हूं मैं। आपको कैसे डिफरेंशिएट करना है पेरिफेरल और सेंट्रल वाले में, कि आपका जो डायबिटीज इंसिपिडस है वो पेरिफेरल वाला है कि सेंट्रल वाला है, तो उसके लिए वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट करते हो। ऐसे आपको याद रखना है, हाइपोथायराइडिज्म में हाशिमोटो थायराइडाइटिस है, उसमें कौन सी एंटीबॉडी देखने मिलती है, टीपीओ एंटीबॉडी देखने मिलती है। उसमें मिक्सिडीमा कोमा पे सवाल पूछा जाता है। मिक्सिडीमा कोमा में क्या पता रखना है आपको, सीवियर हाइपोथायराइडिज्म हो जाए और इमरजेंसी हो, देन इट इज मिक्सिडीमा कोमा। हाइपोथायराइडिज्म में ग्रेव्स डिजीज है, उसमें क्या देखने मिलेगा आपको, ऑफ कोर्स थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी देखने मिलेगी। प्रीटीबियल मिक्सिडोमा देखने मिल सकता है। इंपॉर्टेंट साइन देखने मिलता है एक्सोप्थेल्मोस, अगर एक्सोप्थेल्मोस देखने मिल जाए आपको, देन यू आर डीलिंग अ केस ऑफ ग्रेव डिजीज। ऑफ कोर्स वेट लॉस, ट्रेमर, ये सब तो आपको पता ही है, इसलिए अपन इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। कसिंग सिंड्रोम में क्या पता रखना है आपको, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कसिंग सिंड्रोम क्या है भैया, मोस्ट कॉमन कॉज एक्सोजेनस स्टेरॉइड है। कसिंग डिजीज कब बोलते हो, जब एसीटीएस सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा हो, उसको अपन कसिंग डिजीज कहते हैं। कसिंग सिंड्रोम में क्या पता रखना है, लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करते हो, उससे सप्रेशन नहीं हो पाता है, मतलब पॉजिटिव टेस्ट हो जाता है, इसलिए मरीज को क्या हो जाता है, कसिंग सिंड्रोम हो जाता है। इसका जस्ट अपोजिट क्या है, एडिसन्स डिजीज है, जिसमें क्रॉनिक रीनल इनसफिशिएंसी, एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो जाती है, उससे कारण क्या हो जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है। एडिसन के हाइपर पिगमेंटेशन को आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, B12 के हाइपर पिगमेंटेशन को, दोनों में हाइपर पिगमेंटेशन देखने मिल सकता है। बस एडिसन वाले में आपको बाकी सारी फीचर्स भी देखने मिलेंगे जो एड्रिनल इनसफिशिएंसी के कारण होते हैं, दैट इज हाइपोटेंशन। और आपको B12 डेफिशिएंसी में हाइपोटेंशन देखने नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास ये केस आया कि हाइपर पिगमेंटेशन है आपके मरीज को, और हाइपर पिगमेंटेशन आप कंफ्यूज हो रहे हो कि एडिसन डिजीज से है कि B12 डेफिशिएंसी से है, तो सवाल में कहीं भी देख लेना, अगर बीपी कम दे रखा है मतलब आपके मरीज को क्या है, एडिसन्स डिजीज है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फियोक्रोमोसाइटोमा ट्रायड के साथ प्रेजेंट करता है, हेडेक, स्वेटिंग और हाइपरटेंशन, इंपॉर्टेंट ट्रायड है ये। आपके सारे मेटानेफ्रिन्स के लेवल बढ़ जाते हैं, ऐसे ही 5-HIAA का लेवल आपका बढ़ता है। कार्सिनोइड सिंड्रोम में, कार्सिनोइड सिंड्रोम मोस्ट कॉमनली कहाँ होता है भैया, इंटेस्टाइन में होता है, और मोस्ट कॉमनली कहाँ होता है, लंग्स में भी होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। जब फियोक्रोमोसाइटोमा ट्रीट कर रहे हो तो आपको एक चीज इंपॉर्टेंट पता रखना है कि उसमें अल्फा ब्लॉकर पहले देना है फिर बीटा ब्लॉकर देना है। ऐसा नहीं करना है कि भैया पहले बीटा ब्लॉकर देना, क्योंकि पहले बीटा ब्लॉकर दिया तो फिर अल्फा की एक साथ बहुत ज्यादा एक्टिविटी बढ़ जाएगी और हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकती है। इसलिए फर्स्ट गिव अल्फा ब्लॉकर। कौन सा अल्फा ब्लॉकर देते हो भैया, फिनॉक्सीबेंजामिन देते हो। उसके बाद मैन सिंड्रोम में आपको बता चुका हूं, मैन 1, मैन 2A, मैन 2B, मैन 2, बार बार सवाल पूछे गए हैं। रेड प्रोटोन को जिन पता रखना है। अब जैसे मैंने आपको बताया गोली मतलब क्या, मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स। अब गोली से किस पे आओगे आप, गोली से आओगे सर्जरी पे। नाउ लेट्स जंप टू सर्जरी ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी। थायराइडेक्टमी के इंडिकेशंस कौन कौन से होते हैं, बार बार सवाल पूछा गया है कि टॉक्सिक मल्टीनोडुलर ग्राइटर है या ग्रेव्स डिजीज है विच इज रेजिस्टेंट टू मेडिकल ट्रीटमेंट, उसमें आपको थायराइडेक्टमी करनी पड़ेगी। जब भी थायराइडेक्टमी करते हो मैं आपको हर बार बताता हूँ कौन सी नर्व पास में थायराइड ग्लैंड के, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है। चांसेस क्या हो सकते हैं, रिकरेंट लेरेंजियल की इंजरी के चांसेस हो सकते हैं। रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की जब भी इंजरी होती है, अगर बायलेटरल रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की इंजरी हो गई तो क्या दिक्कत हो सकती है, और सिंगल यूनिलेटरल रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की इंजरी होगी तो क्या हो सकती है। अगर यूनिलेटरल रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की इंजरी होती है तो हॉर्सनेस होती है, आपको पता रखना है। उसके बाद आपको पता रखना है कि पिट्यूटरी की सर्जरी है, अगर पिट्यूटरी की सर्जरी हो गई है उसके बाद आपको पता रखना है कि उसमें CSF राइनोरिया तो नहीं हो रहा है। उसके बाद सर्जरी से क्या क्या सवाल पूछा जाता है, मिडिल थायराइड कार्सिनोमा, अगेन मैन 2 सिंड्रोम, मैन 2 इतना पूछा गया है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते, आपको बार बार सवाल पूछे गए मैन 2 सिंड्रोम पे। एक होता है थायराइड स्टॉर्म सर्जिकल इमरजेंसी। थायराइड स्टॉर्म सर्जिकल इमरजेंसी में आपको पहले एयरवे मैनेज करना पड़ता है, उसके बाद बाकी के स्टेप करेंगे। तो हमेशा पता रखो जब भी इमरजेंसी होती है कब कौन सी चीज करना है ये पता रखना है। उसके अलावा जैसे मान लीजिए आपका टेंशन न्यूमोथोरस का मरीज है, टेंशन न्यूमोथोरस के मरीज में आपको पूछेगा आपको पहली चीज क्या करना है, तो निडल डिकम्प्रेशन करना है। एक्सरे करने मत बैठना उसका, सबसे पहली चीज आपको निडल डिकम्प्रेशन करना पड़ेगा उसका, उसके बाद
बाकी की चीजें करोगे। जैसे आपका पेनक्रेटाइटिस का मरीज आता है, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस का मरीज आया, आपका पेनक्रेटाइटिस का मरीज आया, तो ऐसा नहीं इसको पहले एंटीबायोटिक दे दो, पहले उसको निरपलोल रखो, आईवी फ्लूइड दो, उसके बाद आप बाकी सारी चीजें करो। तो हमेशा याद रखना नेक्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन, ये बार बार सवाल पूछे जाते हैं, ये सारे पहले अपने वाले आरआर में कवर कर चुके हैं ताकि उसको रेफर करना। और क्या सवाल पूछा जाता है भैया, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी कैसे में करना है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी फॉर थायराइड टू फॉर व्हाट, इट इज फॉर बेथेस्डा स्कोरिंग सिस्टम। उसके बाद एडेनोलेक्टमी किसमें करते हो भैया, एडेनोलेक्टमी आपको करना है फियोक्रोमोसाइटोमा में, कोन सिंड्रोम में और कशिंग सिंड्रोम में। जब आप बायलैटरल एडेनोलेक्टमी करते हो तो देयर इज अ रिस्क ऑफ एडिसन्स क्राइसिस, और फिर आपको लाइफ टाइम स्टेरॉइड के रिप्लेसमेंट देना पड़ेंगे। उसके बाद आपको क्या है, अब जैसे ही मैंने आपको बताया गोली, अब गोली तारक मेहता का कैरेक्टर है, गोली तो एक ही कैरेक्टर है, पर उससे पूरा परिवार पे आ जाओ आप, मतलब क्या पीएसएम पे आ जाओ पूरे परिवार, मतलब कम्युनिटी मेडिसिन। कम्युनिटी मेडिसिन से एंडोक्राइन में क्या क्या पूछ सकते हैं भैया, कि डायबिटीज मेलाइटस की एपिडेमियोलॉजी पे सवाल पूछा जाता है। डायबिटीज मेलाइटस ऐसी बीमारी है जिसका प्रेवलेंस बढ़ रहा है, और प्रेवलेंस कहां पर ज्यादा है, अर्बन मोर देन रूरल एरिया में। नेशनल प्रोग्राम कौन सा है डायबिटीज के लिए, NPCDSCS कौन सा है वो, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डायबिटीज, कैंसर एंड स्ट्रोक। उसमें क्या करते हो आप, एडल्ट को स्क्रीन करते हो मोर देन 3 इयर्स वाले, 30 इयर्स वाले को, आपको पता रखना है। स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा है भैया, प्रेगनेंसी में इंपॉर्टेंट चीज होती है। प्रेगनेंसी में जब जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, जेस्टेशनल डायबिटीज देखते हो आप, तो उसमें आपको ओजीडीटी टेस्ट करना पड़ता है, 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज देना पड़ता है, ये पता रखना है। स्क्रीनिंग ऑफ डायबिटीज के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रैंडम ब्लड ग्लूकोज कितना होना चाहिए, मोर देन 200 mg पर DL होना चाहिए, और फास्टिंग ग्लूकोज कितना होना चाहिए, मोर देन 126, और फास्टिंग कितने घंटे की होना चाहिए, तो कम से कम 8 घंटे की फास्टिंग होना चाहिए। ओबेसिटी का क्राइटेरिया क्या है भैया, अगर BMI मोर देन इक्वल टू 25 है तो मरीज ओवरवेट है, और BMI मोर देन इक्वल टू 30 है तो मरीज ओबीज है। वेस्ट सर्कमफेरेंस कितनी होना चाहिए भैया, वेस्ट सर्कमफेरेंस मोर देन 90 सेंटीमीटर इन मेन एंड मोर देन 80 सेंटीमीटर इन वुमेन इज अ रिस्क फैक्टर फॉर ओबेसिटी। ऐसे ही मेटाबॉलिक सिंड्रोम में 4-5 चीजें आती हैं। कौन कौन सी चीजें आती हैं भैया, BMI, वेस्ट सर्कमफेरेंस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एक और कौन सी आती है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। ऐसे आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होता है, तो आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में कौन से प्रोग्राम इस्तेमाल करते हो आप, और आपको यूनिवर्सल सॉल्ट आयोडीनाइजेशन पे भी बार बार सवाल पूछते हैं आप। एंडेमिक क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म मतलब क्या, अपना थायराइड वाला डिसऑर्डर, थायराइड वाले डिसऑर्डर में गोली कौन सी देना है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। पहले वन बता चुके हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो बच्चों को क्या हो सकता है, रिकेट्स हो सकता है। रिकेट्स में आपका एक्सरे देकर फोटो पूछ लेते हैं। रिकेट्स में आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए विटामिन सी, स्कर्वी की डेफिशिएंसी से, दोनों की एक्सरे की फाइंडिंग्स क्या क्या है। रिकेट्स में आपको स्प्लेइंग, कपिंग और फ्रेइंग देखने मिलेगी। जो स्कर्वी होता है उसमें विम्बर्गर जोन देखने मिलता है आपको स्पेसिफिकली। तो सारी चीज आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कम्युनिटी स्क्रीनिंग फॉर थायराइड डिसऑर्डर कब करना जाता है, इट इज नॉट रूटीन बट फॉर हाई रिस्क ग्रुप आपको कम्युनिटी स्क्रीन फॉर थायराइड डिसऑर्डर करना है, फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड एल्डरली। लाइफस्टाइल इंटरवेंशन पे सवाल पूछा गया है। लाइफस्टाइल जो आपके इंटरवेंशन है, इट इज अ प्राइमरी प्रिवेंशन, याद रखना। प्रिवेंशन प्राइमोर्डियल होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शियरी होता है। जो प्राइमोर्डियल होता है उसमें क्या रिस्क फैक्टर भी नहीं आया तब भी आप प्रिवेंशन कर रहे हो, मतलब बच्चे को ओबेसिटी से बचने की सलाह दे दी, तो इट इज प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब क्या है कि रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है पर बीमारी अभी तक नहीं हुई है, तो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है बीमारी नहीं हुई है मतलब एक्सरसाइज करने के लिए बोलो भैया, तो क्या हो गया, ये प्राइमरी प्रिवेंशन हो गया। सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन मतलब अर्ली डायग्नोज और ट्रीट कर लो भैया, स्क्रीनिंग कर लो, सारी चीजें। स्क्रीनिंग ऑलवेज कम्स इन सेकेंडरी, एस फॉर एस, ऐसा याद रखो। और टर्शरी मतलब क्या, रिहेबिलिटेशन के लिए कोई सी भी चीज अगर करी जा रही है, टर्शरी। ऐसे आप सारी प्राइमरी, प्राइमोर्डियल, सेकेंडरी प्रिवेंशन याद कर सकते हो। यहाँ पर आपका एंडोक्राइन हुआ खत्म। एंडोक्राइन से और कुछ पढ़ कर नहीं जाना है। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि मजा आया कि नहीं आया, और इसको शेयर करना है एज मच एज पॉसिबल। और कौन सा ऐसा टॉपिक आप एग्जाम के पहले और कवर करवाना चाहते हो, कौन सा सिस्टम कवर करवाना चाहते हो, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना।